आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 के ग्रामर के अभी पोर्सन को पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पार्टिसिपल का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, इन्फिनेटिव का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, हम लोग इन सारी विधियों को पढ़ चुके हैं। सबकी प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो अवेलेबल है, जो भी अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है सब लोग वीडियोस को देख सकते हैं। और जो बच्चे हमारे लगातार नियमित रूप से वीडियोस को देख रहे हैं, हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है, वो लोग पूरी बातों को, पूरी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे और सिंथेसिस जो टॉपिक है उनके लिए बहुत आसान लग रही होगी। तो हम लोग पिछले वीडियो तक जितने भी टॉपिक्स हम लोग किए थे उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और इन्फिनेटिव और उसके पहले पार्टिसिपल के ऊपर हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और जो फ्रेज इन अपोजिशन था वो तो बहुत आसान सी टॉपिक थी, तो उम्मीद है उसमें आपका कोई डाउट बहुत ज़्यादा विशेष नहीं था, इसलिए उसकी हम अलग से भी प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी नई टॉपिक को, और उस टॉपिक के लिए हमें पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामेटिकली भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहेगी सिंथेसिस करने में या सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने में। तो सब लोग थम्स अप कर दीजिए कि आप लोग इस क्लास के लिए रेडी हैं, सबको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, सभी लोग, जिससे कि इस वीडियो को आसानी से देख पाएं और तुरंत इस सिलेबस में आगे बढ़ पाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और सब लोग इस नए नियम को ध्यान से समझेंगे और इस नए नियम को सब लोग हेडिंग के रूप में अपने नोट्स में लिखेंगे। और हेडिंग क्या है? किसी नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना या सिंपल सेंटेंस बनाना। एक बार फिर सब लोग ध्यान सुन लें। किसी नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना या सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम लोग जब इस विधि पे चलेंगे तो यहाँ पे हमें 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहले हम इन तीनों के बारे में ब्रीफ अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला नाउन शब्द दिखाई दे रहा है, दूसरा जिरंड शब्द दिखाई दे रहा है और तीसरा प्रीपोजिशन शब्द दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम तीनों के बारे में जानेंगे। तो नाउन क्या होता है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स in the universe, all the naming word in the universe, यानी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जिनका एक आप नाम दे सकते हैं, कोई नाम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए कोई नाम कह सकते हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग नाउन के रूप में, यानी हम लोग संज्ञा के रूप में जानते हैं। और हम लोग जानते हैं जब हम नाम देने जाएंगे तो वह नाम किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है और किसी इमोशन या फीलिंग का हो सकता है, यानी कोई अब्स्ट्रैक्ट भावना का हो सकता है। तो इनमें से कोई भी शब्द अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो हम लोग उसको नॉर्मली नाउन के रूप में वर्णित करते हैं या नाउन के रूप में जानते हैं या उसको संज्ञा शब्द कहते हैं। तो किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम आ जाए, प्लेस यानी स्थान का नाम आ जाए, एनिमल मतलब जानवर का नाम आ जाए, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का नाम आ जाए, और इमोशन या फीलिंग या अब्स्ट्रैक्ट जितनी भी भावनाएं होती हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी शब्द आ जाएगा तो हम लोग सबको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो नाउन की बेसिक और फंडामेंटल बातें आपको समझ में आ गई कि जिसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वे सभी चीजें अपने आप में क्या होती हैं? नाउन होती हैं। तो लल्ला हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जिरंड के बारे में समझते हैं। जिरंड क्या होता है? जिरंड जो होता है वह एक ग्रामेटिकल फॉर्म होता है। जिरंड जो होता है वह एक ग्रामेटिकल फॉर्म होता है और वह किस प्रकार हमें प्राप्त होता है? अगर हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, अगर हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें, अगर हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो यह हमें जिरंड के रूप में प्राप्त होता है। या जो जिरंड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह इसी रूप का होता है। तो कोई पूछेगा जिरंड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बताएंगे जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या जो बेस फॉर्म होता है उसमें जब हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमें जिरंड प्राप्त होता है। अब यह जिरंड तब कहलाएगा जब वाक्य में जब हम लोग इसका अर्थ निकालें और यह
क्रिया के अंत में हमें ना नी ने के रूप में प्राप्त हो, अगर हमें क्रिया के अंत में इसका अर्थ वाक्य में ना के रूप में प्राप्त हो क्रिया के अंत में, या नी के रूप में प्राप्त हो, या ने के रूप में प्राप्त हो, और यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया गया हो, तो इस ग्रामेटिकल फॉर्म को, इस ग्रामेटिकल रूप को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जिरंड के रूप में जानते हैं। अगर हम इसके बेसिक एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप लोग बात समझ पाएंगे। अगर हम पहला देखें, पहला आपके लिए इसका एग्जाम्पल है, आप लोग कॉपी अपने नोट कर लीजिएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका मतलब होता है स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, इज इंजूरियस मतलब क्या है, खतरनाक होता है, टू हेल्थ मतलब किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो जो धूम्रपान है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बेकार होता है, खतरनाक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्मोक हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये वाला स्ट्रक्चर मिलके हमें जिरंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। और इसको हम जिरंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है धूम्रपान करना, धूम्रपान करना। आप लोग देख रहे हैं कि वर्ब के लास्ट में हमें ना शब्द प्राप्त हो रहा है, और अभी हम आपको बताए हैं अगर क्रिया के अंत में हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिखे और हमें वहाँ पे वह शब्द जो है क्रिया के अंत में ना नेनी के रूप में अर्थ दे तो हम उसको जिरंड कह सकते हैं। तो यहाँ स्मोकिंग जिरंड के रूप में काम कर रहा है, और क्योंकि यह वाक्य के बिल्कुल शुरू में आया है तो यह सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो जिरंड होता है वह वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में भी पाया जा सकता है। अभी ये दूसरी बात है, जब हम लोग जिरंड का केवल अध्ययन करेंगे तब हम आपको बताएंगे जिरंड वाक्य में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। बट अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरंड का निर्माण होता है, यही इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ये अपना हिंदी अर्थ क्रिया के अंत में ना नीने के रूप में प्रदान करता है। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पे स्मोकिंग शब्द अपने आप में किसका काम कर रहा है, जिरंड का। अगर कोई और एग्जाम्पल ले ले तो हो जाएगा वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग मीन्स होता है टहलना। वॉकिंग मीन्स क्या होता है, टहलना। इज मतलब है यूजफुल उपयोगी, फॉर हेल्थ मतलब किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। कह रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, उपयोगी है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वॉक है, वॉक हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ा गया, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो हमें जिरंड प्राप्त होता है। और ये जिरंड तब कहलाएगा जब क्रिया के अंत में अपना हिंदी अर्थ ना ने नी के रूप में प्रदान करे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना हिंदी अर्थ ना के रूप में प्रदान कर रहा है। तो टहलना, वॉकिंग शब्द जो है वो अपने आप में यहाँ जिरंड का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो जिरंड है वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। जो एग्जाम्पल आपको हम दोनों बताए हैं उसमें यहाँ जिरंड जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसका मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो हम लोग जान गए, और हम लोग उसकी एक्टिविटी भी जान गए, क्वालिटी भी जान गए कि जिरंड एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। तो हम आपको जिरंड की पहचान बता दिए इस प्रकार से। तो हम लोग नाउन के बारे में समझ गए, लल्ला जिरंड के बारे में समझ गए। चलो अपने कॉपी पे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम लोग तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं, और जो हमारा तीसरा शब्द है वह हमें प्रीपोजिशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब अगर आप ध्यान से देखें प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब होती है पहले और पोजीशन मतलब होती है स्टेट। स्टेट मतलब क्या होती है, स्थिति। यानी जो प्रीपोजिशन होता है वह किसी भी दिए गए वाक्य में, प्रीपोजिशन जो होता है वह किसी भी दिए गए वाक्य में, प्रीपोजिशन जो होता है वह किसी भी दिए गए वाक्य में किसी नाउन शब्द के पहले प्रयुक्त होकर, किसी नाउन शब्द के पहले प्रयुक्त होकर, प्रीपोजिशन जो होता है वह किसी वाक्य में किसी नाउन शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसका जो संबंध है, उसका जो संबंध है, उसका जो संबंध है वह वाक्य के अन्य नाउन शब्दों से करता है, वह वाक्य के अन्य नाउन शब्दों से स्थापित करता है या करता है।
तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध जो शेष भाग है या उसमें जो मेजर नाउन होता है उससे क्या करता है, रिलेट करता है या दिखाता है। जैसे सब लोग ध्यान से समझेंगे, जैसे आप सपोज करिएगा ये आपकी मेज है, ये आपकी मेज है, ये आपकी क्या है, मेज है, और इसके ऊपर मान लीजिए एक बुक रखी गई है, इसके ऊपर मान लीजिए एक बुक रखी गई है। तो अगर आपसे ये कहना हो, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, दो नाउन हैं, सब लोग ध्यान से देखें, एक बुक है, एक बुक है और एक क्या है, टेबल है। एक बुक है और एक क्या है, टेबल है। सब लोग ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे प्रीपोजिशन के। तो यहाँ पे यह बुक भी अपने आप में क्या है, नाउन है, और यहाँ पे टेबल भी अपने आप में क्या है, नाउन है। अब प्रीपोजिशन क्या करेगा, इस बुक की पोजीशन भी दिखाएगा और साथ ही इस बुक का संबंध जो है उस टेबल से किस स्थिति में दिखाई दे रहा है वह हमें प्रमाणित भी करेगा। तो हम लोग कहेंगे अगर मान लीजिए ये टेबल का सरफेस है, ये टेबल का क्या है, सरफेस, लोग ध्यान समझेंगे। अगर मान लीजिए टेबल खड़ा हुआ है तो टेबल का जो सबसे ऊपरी सतह होती है वह उसका सरफेस कहा जाता है, उसका जो अपर सरफेस है। अगर उसके ऊपर हम लोग बुक को रखे हैं तो जो टेबल का सरफेस है, टेबल का जो क्या है, सरफेस है, यानी जो टेबल है वो अपने आप में एक नाउन है, और उसके ऊपर हम लोग बुक को रखे हैं तो बुक भी एक नाउन है। तो अगर कोई पूछेगा बताइए यह बुक टेबल पे कहाँ है, तो आप कहेंगे जो बुक है वह टेबल पर है, और टेबल पर होने का मतलब टेबल के ऊपरी सरफेस पे है। तो हम लोग बुक का संबंध इस टेबल से दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर पूरा सेंटेंस लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस टेबल पे रखी हुई बुक का जो संबंध ये प्रदर्शित कर रहा, स्थापित कर रहा है कि यह जो पुस्तक है वह मेज पर है, यह बात दिखाने के लिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, और वह प्रीपोजिशन क्या है, ऑन। तो हम लोग देख रहे हैं यह टेबल वाले नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, टेबल वाले नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, और ये अपना संबंध वाक्य के दूसरे भाग यानी दूसरे नाउन के साथ स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कोई अगर पूछेगा कि पुस्तक कहाँ पर है तो आपका आंसर आएगा पुस्तक टेबल पर है, और यह दिखाने का काम कि वह जो पुस्तक है वह टेबल पर है वह कौन कर रहा है, वह ऑन कर रहा है। इस संबंध को दिखाने का काम कौन कर रहा है, यह ऑन कर रहा है। और यही ऑन जो है यह अपने आप में अगर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर देखा जाए तो यह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रीपोजिशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक नाउन को एक दूसरे नाउन से क्या करता है, वह रिलेट कर देता है, मतलब वो क्या संबंध है उसको दिखा देता है वाक्य में। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर नाउन नहीं यूज किया गया है तो नाउन के जगह नाउन का रिप्रेजेंटेटर जो होता है अर्थात जो प्रोनाउन होता है वो भी वाक्य में आ सकता है। तो चाहे नाउन को डायरेक्टली रिलेट करा दे कि वह किस प्रकार से पोजीशन को ग्रहण कर रहा है, या उसी का रिप्रेजेंटेटर आ जाए, दोनों स्थितियों में वह उसको रिलेट करा सकता है। जैसे हम कह दें कोई व्यक्ति है, हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, और वह व्यक्ति जो है मान लीजिए ये कमरा है, और यह जो व्यक्ति है इस कमरे में कहीं है, अंदर कहीं स्थित है या कमरे में है, तो आप कहोगे द मैन इज इन द रूम, द मैन इज इन द रूम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रूम अपने आप में क्या है, नाउन है, मैन अपने आप में क्या है, नाउन है, और इनको दोनों को आपस में रिलेट करने का काम कौन कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे इन इसका काम कर रहा है कि व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति कमरे में है। इस बात को पोजीशन दिखाने की पुष्टि कौन कर रहा है, यह हमारा प्रीपोजिशन कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यह दो नाउन को आपस में क्या कर दिया, रिलेट करा दे रहा है। इसी प्रकार हम मैन के लिए ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नाउन डायरेक्ट यूज किया गया है, हम चाहें तो उसके स्थान पे उसका रिप्रेजेंटेटर यानी मैन को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्रोनाउन शब्द हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैन सिंगुलर है, उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली नाउन का प्रयोग किया गया है, जबकि इस वाले वाक्य में यहाँ पे ही मतलब वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और वह कमरे में है, यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रोनाउन और यहाँ देख रहे हैं नाउन। जो नाउन का रिप्रेजेंटेटर प्रोनाउन है उसको भी रिलेट कराने का काम कौन कर रहा है, संबंध दिखाने का काम कौन कर रहा है,
इन कर रहा है, और यहाँ इन अपने आप में एक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो लल्ला इस प्रकार से हम लोग समझ पाए। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रीपोजिशन एक्चुअली करता क्या है, तो कह दीजिएगा प्रीपोजिशन जो होता है वह इंग्लिश ग्रामर में आने वाला एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक नाउन के संबंध को वाक्य के दूसरे भागों से दिखाता है कि वह किस प्रकार से उस वाक्य में पोजीशन को ग्रहण कर रहा है। तो हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल्स द्वारा समझ पाए कि चाहे नाउन का डायरेक्टली नाउन के साथ दिखा सकता है और चाहे नाउन के रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन को भी वह रिलेट करा सकता है। तो इस प्रकार जो प्रीपोजिशन होता है वह इंग्लिश ग्रामर में पोजीशन को व्यवस्थित करने वाला, पोजीशन को दिखाने वाला, किसी नाउन को अदर पार्ट से रिलेट कराने वाला एक ऐसा शब्द होता है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीख लिए। तो जितने भी शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए हम लोग सबके बारे में जान गए कि यहाँ नाउन क्या है अपने आप में, जिरंड क्या है अपने आप में, और प्रीपोजिशन क्या है अपने आप में। हम लोग सबकी बेसिक जानकारी और फंडामेंटल बातें हम लोग समझ गए। तो हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, चलो हमारी बातों को ध्यान से समझते जाएं। अब देखिए, करा किसी नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। इसका मतलब ये हुआ नाउन के पूर्व करेगा तो नाउन जो है वो नाउन कब कहलाएगा, जब वह किसी नेमिंग वर्ड के पहले प्रयोग किया जाएगा। और वह नेमिंग वर्ड किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, या किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का हो सकता है। तो यानी हमें प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले दिखाई देगा। कंसेप्ट जो है उसको ध्यान से लोग समझें, किसी नाउन के पहले दिखाई देगा वाक्य में, नाउन के पहले, नेमिंग वर्ड के पहले दिखाई देगा, अथवा किसी जिरंड के पहले दिखाई दे सकता है प्रीपोजिशन, किसी जिरंड के पहले दिखाई दे सकता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले या जिरंड के पहले। और जिरंड का मतलब यहाँ हम लोग क्या समझे, बेसिक स्ट्रक्चर यम्बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, और ये अपना अर्थ कब किस रूप में दे रहा होगा, ना नी ने के रूप में। तो जब किसी वाक्य में कोई मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला बेसिक स्ट्रक्चर का शब्द ना ने नी के रूप में अपना अर्थ देगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन दिखाई दे सकता है और किसी नाउन के पहले दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से दोनों में से कोई भी आपको स्ट्रक्चर बेसिकली दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा हम लोग इस टॉपिक के द्वारा उसको रिलेट कर रहे हैं या उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अब वैसे जनरली अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन हम लोग बहुत सारे टाइप के जानते हैं, लेकिन हर प्रकार के जो प्रीपोजिशन हैं अलग अलग स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन एक ही जगह पे नहीं यूज किया जा सकता। तो हम लोग अब देखते हैं कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक प्रीपोजिशन हम लोग लेते हैं फार। फार का अर्थ हम लोग नॉर्मली जानते हैं को या के लिए, या नॉर्मली हम इसको में भी कह देंगे, हम लोग भाव के अनुसार इसको कहते हैं। अगर नॉर्मली अर्थ कोई देखेगा तो को या के लिए हो जाएगा, और भाव के अनुसार हम इसका अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक जानते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के बावजूद, के अतिरिक्त या के बावजूद। इसी तरह हम लोग एक जानते हैं प्रीपोजिशन बिसाइड्स। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो हम लोग पहला देख लिए फॉर, जिसका अर्थ होता है को के लिए और भाव के आधार पे में भी लिया जा सकता है। दूसरा इन स्पाइट ऑफ, और तीसरा हम लोग देख लिए बिसाइड्स, बिसाइड्स। चौथा हम लोग देख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग एक विथ जानते हैं। विथ का मतलब होता है के साथ, या इसका अर्थ से भी लिया जाता है। इसी प्रकार हम लोग पांचवा ले लेते हैं ऑफ, ओ एफ। यहाँ इसका अर्थ होता है का, के, की, और एक अर्थ हम लोग से के रूप में भी क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अगला इसी प्रकार हम लोग बिफोर जानते हैं। बिफोर का मतलब होता है के पहले। इसी प्रकार हम लोग आफ्टर जानते हैं। आफ्टर जानते हैं, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। इसी प्रकार
हम लोग इन जानते हैं, जिसका मतलब होता है में, जिसका मतलब क्या होता है में। तो इस प्रकार से सो ऑन बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनका हमको अपने सिलेबस में अध्ययन करना है, और बारी बारी से हम लोग एक एक प्रीपोजिशन जो अपने सिलेबस यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हमें सिंथेसाइज करना है, हम सबसे पहले उन सारे प्रीपोजिशंस के ऊपर चर्चा करेंगे और हर प्रीपोजिशन किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ सकता है और सिंथेसाइज की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है, हम लोग उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग फॉर के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर का यूज कब किया जाएगा, हम लोग इन स्पाइट ऑफ का यूज कब पढ़ेंगे कब किया जाएगा, बिसाइड्स का प्रयोग कब किया जाएगा, विथ का प्रयोग कब किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग कब किया जाएगा, बिफोर का, आफ्टर का। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम लोग लगाएंगे दिए गए कंडीशन के अनुसार। जो कंडीशन हम आपको बताएंगे तब जाके हमारी सिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें यहाँ तक क्लियर होगी। सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में जान गए, जेरेंड के बारे में जान गए, प्रीपोजिशन के बारे में जान गए, किस प्रकार वह कनेक्ट करता है दो भावों को, दो चीज़ों को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। ये सारी बातें जानने के बाद और कुछ बेसिक्स, अभी हम इस सबके बारे में नहीं लिखे हैं, कुछ बेसिक्स आपको प्रोनाउन बताए हैं, जिन प्रोनाउन का यूज करके हम लोगों को क्या करना है, सिंथेसाइज की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो हम लोग चलते हैं और सबसे पहले प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रीपोजिशन कौन सा है जिसका यूज करके हम लोग अपनी सिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे। तो सब लोग सबसे पहले लिख लेंगे, इतना लिखने के बाद सब लोग सबसे पहला लिख लेंगे फॉर का प्रयोग करके, फॉर का प्रयोग करके, फॉर का प्रयोग करके, फॉर का प्रयोग करके। सबसे पहली हेडिंग सब लोग लिखेंगे फॉर का प्रयोग करके। और फॉर का प्रयोग करके क्या लिखेंगे, चलो पहले ध्यान सुने। यदि किन्हीं भी दिए गए दो वाक्य इस प्रकार हों, यदि कोई भी दिए गए दो वाक्य इस प्रकार हों जिनमें हमें या तो कोई वस्तु बेचने की स्थिति दिखाई दे रही हो या किसी वस्तु को खरीदने की स्थिति दिखाई दे रही हो, यानी चाहे हम वहाँ पे कोई वस्तु को बेच रहे हो, चाहे हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो जब हम लोग बेचेंगे तभी भी कीमत का उल्लेख किया जाएगा और जब हम लोग खरीदेंगे तभी भी कीमत का उल्लेख किया जाएगा। तो यानी यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों जिनमें से हमें किसी एक वाक्य में किसी वस्तु को बेचने या खरीदने की कीमत दिखाई दे, तो हम लोग उन दोनों को जोड़कर सिंथेसाइज करते समय जो कीमत दिखाने वाला शब्द होता है उसी के ठीक पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, फॉर का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, फॉर का प्रयोग कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो वाक्य दिए गए हों जिसमें हमें किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के मूल्य संबंधी तथ्य का ज्ञान हो रहा हो, तथ्य का ज्ञान हो रहा हो, तब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम उस कीमत के पहले फॉर का प्रयोग कर देते हैं, फॉर का प्रयोग कर देते, हम उस कीमत के पहले फॉर का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारा पहला रूल हो गया। इसका एग्जांपल सब लोग देखें। आई सोल्ड माई ओल्ड वॉच, आई सोल्ड माई ओल्ड वॉच, आई सोल्ड इट फॉर 200 रुपीज, आई सोल्ड इट फॉर 200 रुपीज। और की पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हमें मैक्सिमम स्थितियों में फॉर
पहले से ही किसी न किसी सेंटेंस में दिखाई देता है। चलो की पॉइंट में देख लेंगे, जो दोनों सेंटेंस दिए गए रहते हैं, जब वस्तु को बेचने की या वस्तु को खरीदने की बात होती है तो नॉर्मली वाक्य में पहले से हमें फॉर दिखाई भी देता है, तो हम लोग नॉर्मली केवल फॉर से उसको जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो की पॉइंट है कि हमें मैक्सिमम स्थितियों में फॉर दिखाई दे भी सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले इसका अर्थ निकालेंगे। आई मैंने सोल्ड बेच दिया माई मेरी ओल्ड पुरानी वॉच घड़ी को। करा मैंने मेरी पुरानी घड़ी को बेच दिया, आई सोल्ड इट मैंने इसे बेचा फॉर 200 रुपीज यानी 200 रुपए में। तो जब हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा आई सोल्ड माई ओल्ड वॉच, आई सोल्ड माई ओल्ड वॉच, और बस क्या लिख देंगे आगे, फॉर 200 रुपीज। आई सोल्ड माई ओल्ड वॉच फॉर 200 रुपीज। आई मतलब मैंने, सोल्ड मतलब बेच दी, माई मतलब अपनी या मेरी ओल्ड वॉच करा पुरानी घड़ी को फॉर 200 रुपीज मतलब 200 रुपए में। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन के पहले यानी रुपीज के पहले फॉर का यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग नाउन या प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इस प्रकार से अपने सिंपल सेंटेंस का क्या कर लिए, निर्माण कर लिए। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे और आसानी से इस नियम को समझते जाएंगे और इसके वाक्य करते जाएंगे। दूसरा वाक्य है आई बॉट अ न्यू चेयर, आई बॉट अ न्यू चेयर। और दूसरा है आई स्पेंट 1000 रुपीज फॉर इट। आई बॉट अ न्यू चेयर, करा आई मतलब मैंने, बॉट मतलब खरीदी, न्यू चेयर मतलब एक नई कुर्सी। मैंने एक नई कुर्सी खरीदी, करा आई स्पेंट मैंने खर्च किया 1000 रुपीज मतलब 1000 रुपए, फॉर इट मतलब इसके लिए। तो कह रहा है कि मैंने एक नई कुर्सी खरीदी और करा मैंने इसके लिए 1000 रुपए क्या किए, खर्च किए। तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें खरीदने का भाव दिखाई दे रहा है, खरीदने का भाव दिखाई दे रहा है, और खरीदने का भाव दिखाई देने के साथ साथ हमें मूल्य भी दिखाई दे रहा है, कितना, 1000 रुपीज। नियम क्या कहता है, यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हो, हमें या तो उसमें किसी वस्तु को बेचने की या तो खरीदने का भाव दिखाई दे और उसका मूल्य भी वहां पे वर्णित किया हो, तब हम इन लोग इस रूल को लगाएंगे और जो मूल्य रहेगा उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं। तो हम लोग आसानी से उसको जोड़ लेंगे। आई बॉट अ न्यू चेयर फॉर 1000 रुपीज, फॉर 1000 रुपीज, फॉर 1000 रुपीज। तो इस प्रकार से हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए इसको, एक सिंपल सेंटेंस में। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रुपीज अपना नाउन है और उसके पहले हम लोग फॉर का यानी किसका प्रयोग किए हैं, प्रीपोजिशन का। तो इस प्रकार नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे इसका सिंथेसाइज कर दिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस इसका और ले लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरी बात इसकी कंप्लीट हो जाए। तो तीसरा सेंटेंस है आई सोल्ड माई वेरी ओल्ड बाइक। आई सोल्ड माई वेरी ओल्ड बाइक, आई गॉट 15,000 I got 15,000 rupees for it। तो कह रहा आई मतलब मैंने, सोल्ड बेच दी, माई मेरी, वेरी ओल्ड मतलब बहुत पुरानी, बाइक मतलब बाइक को। कह रहा आई गॉट 15,000 रुपीज फॉर इट, कह रहा मैंने इसके लिए 15,000 रुपए प्राप्त किए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेम कंडीशन मिल रही है, जो कंडीशन हम लोग पहले रूल में जानते हैं। तो हम लोग इसको सिंथेसाइज कर देंगे। आई sold my very old bike for 15,000 rupees, 50,000 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। सब लोग थम्स अप कर देंगे और कहेंगे यस सर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे हम लोगों को पूरा ये नियम समझ में आ गया। और इसके ऊपर आधारित जो आपने सर बताया तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमको समझ में आ गए। अब आप लोगों को इसके ऊपर एक छोटा सा हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देना, ये वाला सब लोग अपने से करेंगे।
अपने सब लोग कर लेंगे और एक अपने से बढ़ा लेंगे। सेंटेंस है राम परचेज्ड अ न्यू हाउस। राम परचेज्ड अ न्यू हाउस। और दूसरा ही स्पेंट 10 लाख रुपीज फॉर इट। ही स्पेंट 10 लाख रुपीज फॉर इट। तो कह रहा है राम ने एक नया घर खरीदा और उसने इस घर के लिए कितना पैसा दिया, 10 लाख रुपए दिया या खर्च किया। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमें करके दिखाएंगे। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी तुरंत जस्ट इसको कमेंट करें और आपका हाथ चलना चाहिए, जिससे एक्टिविटी से समझ में आए कि आप लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा क्या है, इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं, जिससे आप लोग इसको करके हमें दिखाएंगे और आपको बता दिया गया इसको किससे जोड़ा जाएगा, फॉर से। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग पहला नियम समझ गए, पहला प्रीपोजिशन समझ गए कि हम लोग फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें कोई मूल्य दिखाई देगा और उस मूल्य के पहले चाहे वस्तु बेची जाए चाहे खरीदी जाए, हम लोग दोनों में से किसी भी कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग एक रूल और देखते हैं। चलो अपने कॉपी पे लिखेंगे रूल नंबर 2। अपने कॉपी पे लोग लिखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 की हेडिंग क्या कर देंगे, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके। अब सबसे पहले आप लोग सुने, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, हम आपको बताए थे, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद या के अतिरिक्त। अब हमारे पास पहले नियम सब लोग सुने ध्यान से। यदि हमारे पास कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों, यदि हमारे पास कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों कि दोनों वाक्य एक दूसरे का विरोध भाव प्रकट करें, यदि दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों कि दोनों का जब हम लोग अर्थ निकालें तो दोनों वाक्यों के अर्थ के आधार पे वे लोग एक दूसरे का विरोध दिखाएं या नकारात्मक भाव दिखाएं, तो हम लोग ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जब लोग आपस में वो दोनों सेंटेंस इस प्रकार से विरोध की स्थिति दिखाएंगे, विरोधावस्था की स्थिति दिखाएंगे, तो हम लोग इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बना लेंगे। अब जरूरत रहेगी तो हम लोग नाउन के पहले प्रयोग कर लेंगे, जरूरत रहेगी तो हम लोग जिरंड के पहले प्रयोग कर लेंगे। दोनों में से जो वहाँ पे वास्तविक स्थिति में पाया जाएगा या वहाँ लिखना यथोचित रहेगा, हम लोग उसका प्रयोग करके अपना वाक्य का सिंथेसाइज कर लेंगे। तो चलो कॉपी पे क्या लिखेंगे इस रूल को, यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों कि वे दोनों एक दूसरे का विरोध भाव प्रकट कर रहे हों, तब उन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम नाउन या जिरंड के पूर्व इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, तथा दोनों वाक्यों के बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो पूरा नियम सब लोग समझ गए। यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हैं कि वे दोनों एक दूसरे का विरोध भाव प्रकट कर रहे हो, तब उन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम नाउन या जिरंड के पूरे इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं और दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। अब हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। सेंटेंस है ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही वर्क्स वेरी हार्ड, या ऐसा सब लोग लिखते हैं ही वर्कड वेरी
हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड। और दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड, ही फेल्ड। अब सब लोग ध्यान से दोनों वाक्यों को समझेंगे। पहले वाक्य का अर्थ है ही मतलब उसने वर्ड कार्य किया, वेरी हार्ड मतलब बहुत कठिन, उसने बहुत कठिन कार्य किया, करा ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अब अगर बताइए दोनों वाक्यों का आप अर्थ देखेंगे तो पहले वाले में कह रहा है कि उसने बहुत कठिन कार्य किया, लेकिन दूसरे में कह रहा है कि वह क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। जबकि नॉर्मली लॉजिक से ये कहता है कि अगर वह किसी काम के लिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा तो नियम कहता है कि उसको क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पहला वाक्य बता रहा है कि वह बहुत कठिन कार्य किया और दूसरा कह रहा है वह असफल हो गया। तो हमें दोनों वाक्यों में अर्थ के आधार पर विरोध दिखाई दे रहा है। नियम ये कहता है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको सफल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों वाक्यों का अर्थ निकालने के बाद ये निकल के आ रहा है कि वह बहुत ज़्यादा मेहनत किया फिर भी असफल हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों में विरोध है, और जब दो वाक्यों में विरोध होता है तब हम लोग इस इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग। यहाँ वर्किंग हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको जिरंड बना दे रहे हैं। जिरंड के पूर्व हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, फिर कामा कर देंगे और फिर यहाँ पे एच स्मॉल रहेगा जैसे आपको पहले सिखाया गया है, ही फेल्ड। ही फेल्ड, नाउन के अलावा यहाँ कुछ भी आएगा तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही फेल्ड, करा बहुत कठिन परिश्रम करने के अतिरिक्त भी या बावजूद भी करा ही फेल्ड, वह क्या हो गया, असफल हो गया। और यहाँ पे वर्किंग शब्द क्या है, वर्क में आईएनजी जोड़ा गया है, तो यहाँ वर्किंग जिरंड के रूप में काम कर रहा है। बहुत कठिन कार्य करने, अब यहाँ पे करने आ रहा है, इसीलिए हम लोग लास्ट में देख रहे हैं ने के रूप में अर्थ प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने आप में जिरंड का काम कर रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। उसके पहले इन स्पाइट ऑफ जो लिखा गया है ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही फेल्ड, तो कह रहा है कि बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी अतिरिक्त भी वह फेल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बना लिए। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और दूसरा ही फेल्ड इन इट। ही फेल्ड इन इट। करा ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, करा उसने परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कठिन कार्य किया। करा ही फेल्ड इन इट, लेकिन वह इसमें क्या हो गया, असफल हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों में क्या है, विरोधाभास है। तो हम लोग लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और दूसरा हो जाएगा क्या, ही फेल्ड इन इट। ही फेल्ड इन इट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आया होगा कि हम लोग किस प्रकार से, अगर विरोधाभास वाले भाव दिखाई दे रहे होंगे तो हम लोग किस प्रकार से बना लेंगे। आप लोग ये वाला अपने से करके कमेंट बॉक्स में आंसर दिखाएंगे। राघव वर्कड विथ फुल डिटर्मिनेशन राघव वर्कड विथ फुल डिटर्मिनेशन इन द फैक्ट्री। दूसरा ही failed to get a promotion।
पहले वाले वाक्य में कह रहा है राघव कह रहा है पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा है फैक्ट्री में क्या किया, काम किया कह रहा है, लेकिन ही फेल्ड टू गेट अ प्रमोशन, लेकिन वह प्रमोशन लेने में क्या हो गया, असफल हो गया। प्रमोशन मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, यानी जिस पद पे आप काम कर रहे हो उस पद से जब आगे बढ़ जाते हैं कोई एक स्टेप दो स्टेप तो उसको प्रमोशन कहा जाता है, यानी पदोन्नति। तो कह रहा है कि राघव ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फैक्ट्री में काम किया कह रहा है, फिर भी वह पदोन्नति पाने में क्या हो गया, असफल हो गया। सब लोग इसको इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बना के हमें दिखाएंगे, जिससे इस वाले नियम की बिल्कुल पुष्टि हो जाएगी। और हमें उम्मीद है आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे कि कब हम लोग फार का प्रयोग करेंगे और कब हम लोग इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। और हम आपको एक और सेंटेंस दे देना, सब लोग इसको भी बनाएंगे। हरी रैन वेरी फास्ट टू कैच द बस। Hari ran very fast to catch the bus. He became unsuccessful. He became unsuccessful. He became unsuccessful. सब लोग दोनों सेंटेंस का सिंथेसिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे और यहाँ तक की बातों को सब लोग अच्छे से रिपीट कर लेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे कुछ प्रीपोजिशंस लेंगे, उन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार सिंथेसिस कर सकते हैं हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सब लोग नोट्स अच्छे से बनाते जाएंगे और जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं उसको सब लोग फॉलो करते जाएंगे। आप बोर्ड परीक्षा के बहुत पहले अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, पूरा कॉन्फिडेंट रहोगे अपने इस सब्जेक्ट को लेके। हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, केवल जो बातें आपको बताई जा रही हैं आप लोग परीक्षा के पहले तक या सिलेबस कंप्लीशन तक आप लोग उस बातों को फॉलो करें। और जितने भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी आपके पढ़ने वाले सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, आप इन वीडियोस को, पूरी प्लेलिस्ट को उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और जो आप लोगों को ये पूरा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केवल एक ही उद्देश्य के साथ कर रहे हैं कि आप भविष्य में जिस भी परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं आप उसके पहले इस सब्जेक्ट में यानी ग्रामर में, इंग्लिश में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें, जिससे जब भी आप परीक्षा में बैठें तो आप अच्छा ही प्रदर्शन करें, क्योंकि आपके अच्छे प्रदर्शन से भारत का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है, जो परिवार का भविष्य है वो जुड़ा हुआ है, आपका इंडिविजुअल भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो हर चीज़ें इस स्टडी से जुड़ी हुई हैं और जो क्लास 12 होता है उसको मजाक में भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग उसके लिए मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, रेगुलर वीडियोज़ देखते रहें और नोट्स, लेकिन कंपलसरी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप बनाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको मौका मिलेगा आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, कोई भी समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी, कोई डिफ़िकल्टी रहेगी, कोई क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी रहेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेज देंगे। हम प्रयास करेंगे आपके द्वारा भेजे गए हर समस्या का आपको समाधान मिले। और जो बच्चे आज पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। और प्लेलिस्ट चाहे हो चाहे वीडियो हो, जो भी ज़रूरी लड़के रहेंगे आप लोग वहाँ तक बच्चों तक पहुँचाते रहेंगे और सबको बताते रहेंगे कि सौरभ भैया प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से सारा काम करने का, आपका सिलेबस को एक अच्छे लेवल तक पहुँचाने का। वो काम हमेशा जारी रहेगा और नियमित रूप से आपको सारी वीडियोज मिलती जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।